अर्धनारीश्वर, ये शब्द सुनते ही मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद शिव और पार्वती का वो मिला जुला दिव्य स्वरूप है ना, जिसमें आधा पुरुष है आधी स्त्री। लेकिन सोचिए, अगर यही स्वरूप, यही संतुलन किसी इंसान के भीतर की सच्चाई हो, तो हमारा समाज उसे कैसे देखता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो इंसान खुद को कैसे देखता है। हाँ, जब दुनिया उसे लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हो कि उसे इन दोनों में से मतलब किसी एक को चुनना ही होगा। बिल्कुल। तो आज हम नचिकेता के उपन्यास अर्धनारीश्वर पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस उपन्यास का एक सारांश है जो इसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर रोशनी डालता है। हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये उपन्यास लैंगिक पहचान को लेकर, सामाजिक रूढ़ियों को लेकर क्या गहरे सवाल खड़े करता है। और ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी क्यों हैं? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास का जो केंद्रीय विचार है वो एक ऐसे पात्र के अंतर्द्वंद्व का है जो अपने भीतर स्त्री और पुरुष दोनों को महसूस करता है। ये कोई बाहरी सफर नहीं है, ये एक बहुत ही निजी, बहुत ही उलझा हुआ सफर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी के पास एक कंपास हो और उसकी सुई उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक साथ इशारा कर रही हो। बिल्कुल। तो वो कहाँ जाए? ये सिर्फ एक उलझन नहीं है, ये एक पीड़ा है, क्योंकि समाज कहता है कि नहीं, तुम्हें एक ही दिशा चुननी होगी। सारांश यही बताता है ना कि लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज, मतलब क्या वो किसी को उसकी असली पहचान के साथ जीने की इजाजत देता भी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास इस व्यक्तिगत संघर्ष को समाज के बनाए ढांचों से सीधे जोड़ता है। अच्छा। ये अंतर्द्वंद्व मतलब ये हवा में पैदा नहीं होता, ये तब पैदा होता है जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है और उसे लगातार बताया जाता है, देखो लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। हाँ, और लड़कियां ऊंचा नहीं बोलती। ये इतने गहरे नियम बन जाते हैं कि जब कोई इन दोनों में फिट नहीं बैठता तो उसे लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, समाज इतना कठोर क्यों है? उसे इन बने बनाए ढांचों से इतना लगाव क्यों है? अगर कोई थोड़ा अलग है तो उससे समाज को क्या खतरा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इसका जवाब नियंत्रण में है, प्रिडिक्टेबिलिटी में है। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब समाज को ऐसे लोग पसंद है जिन्हें आसानी से समझा जा सके, जिन्हें किसी एक बक्से में, एक कैटेगरी में रखा जा सके। पुरुष, स्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लेबल है। जब कोई इन लेबलों के बाहर होता है तो समाज असहज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस व्यक्ति से कैसे पेश आया जाए, इससे क्या उम्मीद की जाए। ये एक तरह से अज्ञात का डर है, और उपन्यास दिखाता है कि इस डर की कीमत एक व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति से चुकानी पड़ती है। मतलब ये आंतरिक संघर्ष असल में समाज ने ही पैदा किया है। हाँ, एक तरह से ये अंदर की लड़ाई असल में बाहर की दुनिया से है, और जाहिर है ये लड़ाई सिर्फ मन के अंदर तो नहीं रह सकती होगी। सारांश के मुताबिक उपन्यास ट्रांसजेंडर अनुभवों और स्त्रीवाद जैसे मुद्दों को भी छूता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहचान का ये संघर्ष जब सामाजिक दायरे में आता है तो वो भेदभाव और तिरस्कार का रूप ले लेता है। सारांश में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, संवेदनशीलता। लेखक ने इन अनुभवों को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किरदार का दुख दिखाया है, इसका मतलब है कि उसके पूरे अनुभव को, उसकी छोटी छोटी खुशियों को, उसकी उम्मीदों को, उसकी ताकत, उसके अकेलेपन को बहुत ईमानदारी से पेश किया गया है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे पर लिखा गया उपन्यास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक इंसान की कहानी है जो उन मुद्दों के साथ जी रहा है। जब सारांश कहता है कि पाठक मानसिक पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार की यात्रा पर जाता है, तो इसका मतलब है कि हम उन अजीब निगाहों को, उन कानाफूसियों को, उन बंद दरवाजों को महसूस कर पाते हैं। हाँ, जिनसे उस किरदार को हर रोज गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि नायक किसी पारिवारिक समारोह में जाता है, कोई सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन लोग उससे बात करने से कतरा रहे हैं, बच्चे उसे घूर रहे हैं, और रिश्तेदार उसके माता पिता को दया भरी नजरों से देख रहे हैं। हाँ, ये खुला तिरस्कार नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा चुभने वाला है। उपन्यास इसी तरह के सूक्ष्म लेकिन गहरे घावों को पकड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे समाज बिना कुछ कहे भी किसी को पूरी तरह से अलग थलग कर सकता है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। हम ये सारी बातें कर रहे हैं सामाजिक तिरस्कार की, किसी को अलग थलग करने की, लेकिन उपन्यास का नाम तो अर्धनारीश्वर है। ये तो एक दिव्य स्वरूप है जिसे हम पूजते हैं।
हाँ, ये दोनों बातें एक ही संस्कृति में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस उपन्यास का सबसे शक्तिशाली और गहरा सवाल है। एक तरफ हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर को एक आदर्श, एक संपूर्ण रूप माना जाता है, दिव्यता का प्रतीक है। हाँ, जहां स्त्री और पुरुष तत्व का संतुलन है, जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम मंदिरों में इसकी पूजा करते हैं, इसे परम सत्य का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जब वही संतुलन, वही विचार किसी जीते जागते इंसान में नजर आता है तो हम उसे अप्राकृतिक देखने लगते हैं। ये तो पाखंड की इंतहा है। क्या ये सिर्फ पाखंड है या कुछ और भी है? इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है ये हमारी संस्कृति में एक गहरे पैटर्न को उजागर करता है, जिसे मैं सैद्धांतिक सम्मान और व्यवहारिक अनादर कहता हूं। सैद्धांतिक सम्मान और व्यवहारिक अनादर? हाँ, हम सिद्धांतों में बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में ठीक उसका उल्टा करते हैं। और ये सिर्फ अर्धनारीश्वर के साथ नहीं है। सोचिए, हम ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कितनी बार महिलाओं की बौद्धिक राय को गंभीरता से लिया जाता है। सही बात है। हम धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। वाह! तो ये उपन्यास सिर्फ लैंगिक पहचान के बारे में नहीं है। ये उस पहचान को एक आईने की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम अपनी संस्कृति के इस गहरे धोरेपन को देख सकें। बिल्कुल। हम विचारों को पूजने में बहुत सहज है, लेकिन उन विचारों पर जीने वाले इंसानों को स्वीकार करने में हमें डर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि एक विचार या एक मूर्ति वो मंदिर में सुरक्षित रहती है। वो आपसे सवाल नहीं पूछती, वो यथास्थिति को चुनौती नहीं देती। लेकिन एक जीवित इंसान जो उन स्थापित नॉर्म्स को तोड़ता है, वो समाज को असहज करता है। वो हर किसी को अपनी खुद की पहचान और अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, और उस सवाल से बहुत से लोग डरते हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है? जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हैं, वो गहरा व्यक्तिगत संघर्ष, समाज का पाखंडी बर्ताव और हमारी अपनी संस्कृति का ये आध्यात्मिक विरोधाभास, तो एक बात साफ हो जाती है। अर्धनारीश्वर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मचिंतन का अनुभव है। बिल्कुल, ये सामान्यता या नॉर्मलसी की उस परिभाषा को ही चुनौती देता है जिसे हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, कि नॉर्मल क्या है? कौन तय करता है कि क्या सामान्य है और क्या नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर लोग एक जैसे हैं, जो अलग है वो गलत या असामान्य हो जाता है? उपन्यास इन सवालों को पाठक के मन में बहुत गहराई से छोड़ जाता है। सही बात है। जैसा कि सारांश के आखिर में कहा गया है, ये उपन्यास उन सभी के लिए जरूरी है जो समाज द्वारा बनाई गई नॉर्मल की परिभाषा को समझना चाहते हैं और उस पर सवाल उठाना चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने खुद के पूर्वाग्रहों का, अपने खुद के डर का सामना करना है। और अंत में ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि पहचान कोई दो विकल्पों वाला सवाल नहीं है। ये एक जटिल और लगातार विकसित होने वाली चीज है। हर इंसान अपने आप में अनूठा है, और उसे किसी बने बनाए खांचे में फिट करने की कोशिश करना, वो उसकी इंसानियत का अपमान है। ये सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि सहानुभूति और मानवीय समझ को गहरा करने का एक माध्यम है। ये हमें सिखाता है कि किसी को समझने के लिए उसे लेबल देना जरूरी नहीं, बस उसे सुनना और स्वीकार करना जरूरी है। यह चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़ी असहज करने वाले सवाल पे छोड़ जाती है। अगर समाज द्वारा बनाए गए स्त्री और पुरुष के इन सख्त खांचों को, इन बॉक्सों को पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो किसी व्यक्ति की असली पहचान क्या होगी और उसे कैसे परिभाषित किया जाए?